अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और इलेक्शन कमीशन और मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीटीआई की हुकूमत आइंदा इंतखाबात आए वोटिंग और ईवीएम के जरिए करवाने पर ही मुसिर है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब ने कल काबीना के इजलास के बाद बड़ा अहम ऐलान भी किया। कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी करना आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल से मशरूत कर सकते हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल भी आया। ज़राए दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कहती है कि गो के हुकूमत ईवीएम की खरीदारी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इस दबाव को मुस्तरद करती है और ख़ुद मुख्तार आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन मरूब नहीं होगा इन कोशिशों से। फिर आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है, एक दावा किया है उन्होंने जिसने चीज़ों को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट इमरान खान साहब को ही पड़ेंगे और पंजाब के 40 हल्के और पूरे मुल्क के 80 हल्कों का फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों से होगा। अब इस सूरत हाल को ज़रा हम एनालाइज करवाते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। क्या जो शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कितनी हकीकत है इस दावे में और ये क्या दुरुस्त भी है या नहीं। हमारे तज्ज़ियाकारों का तारुफ करवा दूं जी। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी क्योंकि शेख रशीद साहब का बयान बड़ा ही मानी खेज नाकदीन की राय ये भी है कि शायद पूरी की पूरी गेम यही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हिमायत भी हासिल है पीटीआई हुकूमत को और बड़ी मकबूल भी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो यहाँ से अगले इंतखाबात में जीतने की राह हमवार हो सकती है। शेख रशीद साहब का दावा कितना दुरुस्त है और एक प्रिंसिपल डिबेट भी है इसके पीछे कि क्या 20-22 करोड़ अवाम की जो फैसले का हक है वो इस तरह से मर्ज करना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो तरीका कार है उनको हक होना चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या राय है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सरियत अभी भी इमरान खान से बहुत खुश है और बहुत लाइक करती है। और अगर ईवीएम पर इंतखाबात होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालते हैं तो ज़्यादा वोट इमरान खान को पड़ेंगे। शेख रशीद साहब का ये कहना कि 40 से 80 सीटों पर ये होगा, ये इसको थोड़ा सा कम कर लें। 40 से 50 सीटों पर बड़ा असर पड़ेगा और उसमें से ज़्यादा सीटें इमरान खान साहब को मिल सकती हैं इस असरअंदाज होने पे। और दूसरी बात यह कि फ़ायदा उनको क्यों है, खुश वो क्यों है, ये गवर्नर स्टेट बैंक हमें बता चुके हैं कि डॉलर बढ़ने से ओवरसीज़ तो खुश है ना, अगर पाकिस्तानी खुश नहीं है वो छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैडम शेख के वाकई कानून बन चुका है। शेख रशीद साहब का कहना है, पिछली काबीना मीटिंग में काबीना भी कह चुकी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फंड्स लेने हैं तो वो ईवीएम पर इंतखाबात करवाए। कानून सिर्फ ईवीएम को तस्लीम करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने आगे से कहा है कि ईवीएम पर इंतखाबात कराना गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। 3 कमेटियां बन चुकी हैं, वो रिपोर्ट बनाएंगी, 4 हफ्तों में सिफारिशात होंगी, कंसल्टेंट हायर करेंगे और फिर उसके बाद दीगर अमूर आगे बढ़ाएंगे। मैडम शेख, मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। 8 लाख से ज़ायद मशीनें हैं, 150 अरब से ज़ायद खर्चा है, 2-3 लाख की ट्रेनिंग है, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 6 से ज़ायद मुल्कों में ये मुस्तरद हो चुकी है ईवीएम। 5 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने इसके खिलाफ रिपोर्टें जारी कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत चाहती है कि इस पर इंतखाबात करवाए। तो अगर हो गए, ओवरसीज़ ने वोट डाल दिए तो बड़ा तरीके इंसाफ को बहुत बड़ा बूस्ट, वो नहीं होता जैसे कोरोना के वैक्सीन का बूस्टर लगना, इंसाफ को फायदा होगा। ठीक है, इंतखाबात का बूस्टर। वैसे आपकी पर्सनल राय क्या है? क्या ये होना चाहिए जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है वोटिंग के लिए, क्या ऐसा होना चाहिए? जी, मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ, होना चाहिए। गो के जहाँ 2-2 हज़ार की जमहूरियत, 2-2 हज़ार की सिविलियन बालादस्ती, 2-2 हज़ार का इनकलाब मज़ाहमत और 2-2 हज़ार की जमहूरियत पे भी आती है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। जमा नुकसान से तो सोहेल साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ, हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट है सोहेल साहब। ठीक है जी, सोहेल साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जो भट्टी साहब ने सबसे पहले तो बात कही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक से मुतल्लिक, तरीक़ाकार से मुतल्लिक ख़ास तौर पर। दूसरा सर, ये फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है कल कि शायद हम ईवीएम्स ना हुए तो इलेक्शन कमीशन के फंड रोक लें, ये दुरुस्त बात है? देखिए, पहली तो बात यह है कि बहरहाल जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना तो अच्छा कदम है, लेकिन जाहिर है कंसेंसस से जाना चाहिए। अगर आप कंसेंसस के बगैर, यानी 2 फरीकों के दरमियान इलेक्शन है, एक फरीक मान ही नहीं रहा
और आप जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं तो वो इलेक्शन का रिजल्ट कैसे मानेगा। दूसरी बात यह है कि ये तस्वुर जो शेख रशीद साहब ने पेश किया है, ये मैं इसको क्या कहूँ कि कितनी ज्यादती है कि आप देखें कि इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम की तकदीर का फैसला जो 1 करोड़ बाहर बैठे हैं, जिनके हालात और हैं, जिनके मफादात और हैं, जिनकी सोच और है, वो उससे करवाने जा रहे हैं आप। तो जाहिर है ये तो मुल्क के साथ इससे बड़ा क्या और मजाक हो सकता है कि जो इस मुल्क के हलकों में रहते ही नहीं, जिन्होंने इस सड़कों पे सफर ही नहीं करना, जिसने इन अस्पतालों में ही नहीं जाना, जिन्होंने यहाँ की चीजें ही इस्तेमाल नहीं करनी, आप उनसे फैसला करवा रहे हैं 80 हलकों का बकौल शेख रशीद के, और वो जीत रहे हैं आप। तो पाकिस्तान का इलेक्शन तो ना हुआ, आप तो फिर ओवरसीज के प्राइम मिनिस्टर होंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये ख्याल जो है इसको रद्द कर देना चाहिए और उसकी बजाय पाकिस्तानियों के वोटों से वजीर आजम मुंतखब होना चाहिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बड़े हमें मुकद्दस हैं, बड़े अजीज हैं, उनकी बड़ी शिरकत है, लेकिन ये हक उन्हें नहीं दिया जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर ही वो चुने और पाकिस्तान के लोग रद्द हो जाए। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। और दूसरा देखें, अभी ये तय नहीं हुआ कि ये डायरेक्ट वोट होंगे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालेंगे, क्या ये स्पेशल सीटें होंगी, तो ये जब तक ये तय नहीं होता उस वक्त तक तो ये 80 सीटें और 40 सीटें, ये ख्याल बस सिर्फ शेख चिल्ली वाला ख्याल है। अभी तो जितनी देर तक ये मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुहेल साहब सुन रही थी फवाद चौधरी साहब को, वो दावा करते हैं कि इससे मुतल्लिक एक आई वोटिंग का जो मैकेनिज्म इन लोगों ने मुतारिफ करवाया है, इसके ऊपर जब तबादला ख्याल हुआ तो वो ऐसा है कि इंटरनेट के ऊपर कोई सिस्टम बनाया जाएगा जिससे ओवरसीज जो मुकीम पाकिस्तानी है वो वोट डाल सकेंगे। अब देखते हैं कितना फ्रूटफुल होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं। बट आप दुरुस्त फरमा रहे हसन निसार साहब, एक जुमला जो सुहेल साहब ने कहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं अगर ओवरसीज जैसे जो नक्शा खींचे वो भी बाहर जो हैं ओवरसीज वो भी पाकिस्तानी हैं, नंबर 1। नंबर टू कैसे हो सकता है कि वो 90 लाख जो हैं वो सारे रिजल्ट्स को ही कैमोफ्लाज कर लेंगे? एक तरफ से आप कहते हैं उनकी रेमिटेंस और वो ज़र मुबादला भेज रहे हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनको वोट वो डालेंगे तो वो ओवरसीज का पाकिस्तानी हो जाएगा, वजीर आजम हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? वो भी पाकिस्तानी है, उनको भी हक हासिल है। हमारे हालात से वो उस तरह नहीं है। सर रेमिटेंस बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वोट डालते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ओवरसीज के वजीर आज़म होंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी है मैडम शेख। भट्टी साहब, सोहेल साहब को जवाब का वक्त दे। नहीं, वो मैडम शेख वो पाकिस्तानी, भट्टी साहब आपका यहाँ है, उनकी जमीनें यहाँ हैं, उनकी कब्रें यहाँ हैं, उनको वोट डालना चाहिए। ओके भट्टी साहब जवाब तो सुन लेना, जवाब सुन ले सोहेल साहब का। जी सोहेल साहब, मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब खुद तो मान रहे हैं कि उनके हालात और हैं, उनके मामलात और हैं। तो जिनके हालात और मामलात और हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तान में रहते हैं, उनका मसला अस्पताल तो नहीं है, उनका मसला जो है वो सड़क तो नहीं है, उनका मसला पानी तो नहीं है, उनका मसला सुई गैस तो नहीं है, उनका मसला बिजली के बिल तो नहीं है। तो जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो उनसे बिल्कुल मावरा है। वो बड़े मुकद्दस है, मैं कह रहा हूँ हमारे भाई हैं, वो जरूर वोटिंग में हिस्सा लें, लेकिन ये फैसला करना कि वो 80 सीटों पे रिजल्ट ही बदल दें जैसे कि शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं और हमारे प्यारे भट्टी साहब जो हैं वो भी एंडोर्स कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो तो ओवरसीज के प्राइम मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अलग चुनना चाहिए और ओवरसीज का प्राइम मिनिस्टर फिर अलग चुनना चाहिए। ठीक है मैडम भट्टी साहब जल्दी से। मैडम शेख मेरे उस काबिल जल्दी बोलूंगा, मेरे काबिल एहतराम, मेरे बड़े प्यारे, मेरे बड़े चहेते, मेरे बड़े अच्छे सोहेल वड़ाई साहब से अर्ज है कि बात ये है कि बात बुनियादी तौर पे ये है कि खुदा के लिए कोई उनको जिनके हमारे यहाँ जो 75 सालों में हमने हालत बदल ली इस मुल्क की, अब उनको भी मौका दे। 2-2 हज़ार के वोट हमने बेच लिए हैं, कुरान पे हलफ ले लिए हैं, जमहूरियत, सिविलियन, बालादस्ती, इनकलाब, मजामत बेच चुके हैं सरे बाजार, उनको भी हिस्सा लेने दें, वो भी कर लें। आप इधर से अपने ज्यादा ट्राली ट्रैक्टरों पे भर के ले जाया करें, लेकिन ये अच्छा, यानी फिर आप वो इसके साथ ये भी मान रहे हैं कि ओवरसीज के पीएम होंगे, ये कहना कि वो वोट डालेंगे 80 हलकों का बदल जाएगा, ये गलत है। हसन साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं जी, हसन साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन साहब पाकिस्तान के पीएम होंगे, ओवरसीज के पीएम होंगे? फिर नहीं, देख लें पहले
नहीं, पहले इनके दरमियान मैच मुकम्मल होने दें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे कोई लंबी बात करने का शौक है, मैं सेटल कर लें इनके दरमियान। सर वो एक एंड पे भट्टी साहब है, दूसरे एंड पे रन आपने लेना है, मुझे नहीं कोई फील्डर हमने दूसरी जानिब खड़े किए हैं, बॉलिंग सोहेल साहब करा रहे हैं। नहीं, मैंने रन स्ट्राइकर्स एंड पे अब आप नहीं, हसन निसार साहब के खिदमत में शेर अर्ज है, हसन निसार साहब की खिदमत में शेर बात सुनो, ये अर्ज बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। सर ठीक है, मेरे भट्टी शेर की साहब। टांग तोड़ दी है। अच्छा मैं नहीं, हसन ये साहब। मेरा ही शेर सुनाया है भट्टी साहब ने। अच्छा बात सुने, भट्टी साहब की बात मोतबर है, सुहेल साहब की बात बुनियादी तौर पे बहुत ढीली है। उसकी वजह है रेमिटेंस वो मुझे पॉकेट मनी भेजते हैं कि सुहेल बड़ाई साहब को, उनके खानदान है भाई यहाँ। क्या हो गया आपको? 3 बहनें मेरी वहां है, 3 बहन भाई हम यहाँ हैं, इन लॉस मेरे वहां है, 500 रिश्तेदार उनका यहाँ है। रेमिटेंस वो ईदी वेलफेयर को भेजते हैं, वो किसको भेजते हैं रेमिटेंस? वो उनके दुख दर्द साझे हैं, रुपया गिरेगा उनको ज्यादा डॉलर भेजने पड़ेंगे। क्या हो गया? ये तो लॉजिक ही कोई नहीं है। अच्छा अब चलो आगे, ये शेख रशीद का दावा नहीं है यार, ये जाना पहचाना सच है। इसमें एक इजाफा भट्टी साहब ने किया है, वो बहुत अच्छा है कि ये कुछ स्वीप नहीं होगा, परसेंटेज जाहिर है पीटीआई की बहुत बेहतर होगी, वोट का जो उसका होगा सिलसिला। अच्छा, और उसकी एक वजह है, उस पर गौर करो कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सी बिदअतों, ब्लैकमेलिंग्स, बदसूरतियों से महफूज होते हैं। उनका एक्सपोजर बढ़ चुका होता है, वो जानते हैं कि जानवरों के और मुहज्जम मुआशरों के दरमियान फर्क क्या है। उनमें सब्र भी ज्यादा होता है, लाइन में लगने की आदत लग जाती है ना, वो लत लगती है जब, तो वो आपका पेशेंस का लेवल बढ़ा देता है। उनमें डिसिप्लिन भी ज्यादा होता है, उनके शऊर की सतह भी बुलंदतर होती है। सो लेट देम एजुकेट पीपल हु आर यहां रींग रहे हैं, पीपल हु आर क्रॉलिंग इन दिस कंट्री, इनको तमीज आए। और एक बात ये कहना कि जी वो उनके प्रॉब्लम हो, भाई उनके क्या प्रॉब्लम्स? उनके तो सारे खानदान पीछे हैं। रेमिटेंस क्या, वो मस्जिदों के चंदा भेजते हैं, उनके घराने हैं भाई। ठीक है, मैंने कहा मेरे पूरे इन लॉज, बच्चों के मामू खालाएं सारी अमेरिका में, लेकिन उनका 250 रिश्तेदार यहां है, बहन भाई रिश्तेदार को, बहनोई को पता नहीं साला माला क्या होता है। अच्छा बात ये है, ठीक है, हद हो गई यार। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है सर, बिल्कुल किसके लिए आ रही है बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए सर, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद सोहेल साहब और महमल का इसके ऊपर तजिया लेते हैं, जरा वो क्या जवाब देते हैं। एक ब्रेक के बाद जानिए। शेख रशीद ने दावा किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिला तो 40 हल्के पंजाब के और 80 पूरे मुल्क से इमरान खान को वोट करेंगे और ये फैसला कौन होगा पीटीआई के हक में। महमल, हमारी डिबेट चल रही थी, पहले आप अपनी राय बताइए कि क्या प्रिंसिपल स्टांस पर आप समझती हैं, और जैसे सोहेल साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पीएम होंगे, फिर पाकिस्तानियों के पीएम नहीं होंगे, क्या आप भी ये डिफरेंस महसूस करती हैं? अच्छा इधर पहली तो चीज है कि शेख साहब को पता नहीं उनके पास कौन सा डेटा है, क्या है, क्योंकि जिस तरह पहली चीज है, सोहेल साहब ने एक बात की है कि अभी तक तो प्रोसेस किस तरीके से होना है। अभी तो आपने भी बताया कि फवाद साहब ने भी यही कहा है कि इंटरनेट वोटिंग से होगा, लेकिन जाहिर बात है उसके ऊपर भी तय होनी है ना प्रोसेस वगैरह, तो क्या वो हो जाएगा, ईसीपी मानेगा, क्या सब कुछ होगा। उन्होंने इतनी ज्यादा सीटें 40 और फिर 80 उन्होंने बना दी। अच्छा, जाहिद किशकोरी साहब ने इसके ऊपर कुछ स्टोरीज की थी बड़ी अच्छी, द न्यूज और जियो के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि वैसे तो ये वही सोहेल साहब ने बताया कि 1 करोड़ जो है वो लोग हैं जिनके जो नायकॉप वगैरह जिनके पास है। अच्छा, उनमें से ओवर 80% जो है अकॉर्डिंग टू जाहिद किशकोरी वो 6 ममालिक में रहते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया। अच्छा,
आप अगर उनमें ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान वाले अगर आप देखेंगे, मैं बाकियों पे तो बाद में आती हूँ, लेकिन ये मोस्टली हमारी लेबर क्लास है, हमारी वर्किंग क्लास है। तो अब ये देख रहे हैं कि किस किस्म का आय वोटिंग होता है या कोई और चीज होता है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, क्या आया कि उन लोगों को उस दिन छुट्टी मिल सकेगी इलेक्शन वाले दिन, क्या प्रोसीजर होगा, कुछ दिन दिए जाएंगे, किस तरीके से वोट कास्ट होते हैं। अच्छा, फिर जाहिद साहब, गुशकोरी साहब के मुताबिक, जब वैसे तो सारी पार्टीज बहुत दावा करती है और पीटीआई की वाकई सबसे ज्यादा जो है वो वैसे ऑर्गेनाइजेशन है उधर, लेकिन जब उन्होंने चेक किया ऑफिशियल डेटा कि कितने एक्टिव मेंबर्स है, तो पीटीआई के सबसे ज्यादा जो है वो 0.5 मिलियन है, ठीक है, नून के 0.3 मिलियन है और पीपल्स पार्टी के 1,20,000 है। तो ये एक्चुअली एक्टिव मेंबर्स है। तो ये तो कोई ज्यादा इस तरह के नहीं है कि जो 40 या 80 सीटों के ऊपर जो है वो इस तरीके से कोई इफेक्ट कर सकते हैं। और ये ग्लोबल ट्रेंड है ओवरसीज वोटर्स का, वो होता है कि अराउंड 10% का, वो भी उन्होंने मेंशन किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक तो इतनी ज्यादा सीटें, एक तो खैर पहले प्रोसीजर तय हो जाए, अगर हो जाता है तो उसमें भी इतनी ज्यादा सीटें नहीं होंगी, कुछ सीटें जरूर होंगी, क्योंकि देखिए वोट डिवाइडेड होता है, आपने एरिया वाइज भी डायसेक्ट करना है कि किस सीट के ऊपर क्या मेरे। अच्छा, फिर दरमियान में ये डिबेट आती है ना, ऑपोजिशन खासतौर पे ये मुद्दा उठाती है कि जब आप इंटरनेट के थ्रू वोटिंग करेंगे तो आपका सिस्टम मैनिपुलेट हो सकेगा, आप उसको आसानी से दरमियान में आपने वहां से बैठ के किसने वोट भेजे गुजरावाला में डाल दें आप 500 वोट, उसके ऊपर तो क्या बहुत पता। लंबी डिबेट है कि अगर इंटरनेट वोटिंग की इजाजत उनको दे रही है तो जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं क्या उनको भी मिलेगी इंटरनेट वोटिंग की इजाजत? हो सकता है वो अपने हल दूसरे शहर में हो, आप कराची में, आपका शहर लाहौर है, आपका वोट लाहौर में, मैं जिस तरह लाहौर बैठी हूँ, मेरा वोट फैसलाबाद के अंदर है, मैंने नहीं अभी तक चेंज कराया, तो मैं अगर फैसलाबाद नहीं जा सकती उस दिन, तो क्या मुझे भी इंटरनेट वोटिंग की इजाजत है या पोस्टल बैलेट जो भी करेंगे? तो ये भी एक बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा शायद ओवर एस्टिमेट भी कर लिया जाता है कुछ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को भी, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने भी कर दिया था वापसी पे आने के लिए ना, उन्होंने भी काफी ज्यादा वो सोशल मीडिया। अच्छा, ये तो हम जरा भट्टी साहब के पास में लेके जाती हूँ कि शेख रशीद साहब जो दावा कर रहे हैं ये कोई ओवर एस्टिमेट है, कोई खबर है उनको, क्या गीदर सिंह है शेख रशीद साहब के पास, बड़े दावे शावे लेके आते हैं। सुहेल साहब, हसन साहब ने बड़े प्यारे पॉइंट्स उठाए हैं, सर कैसे जवाब देंगे? उनका कहते हैं एक्सपोजर ज्यादा होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, वोट का हक होना चाहिए उनको। बिल्कुल, हसन निसार साहब की बात 100% दुरुस्त है, उनका शऊर हमसे मुख्तलिफ है, हमसे बेहतर है उनके, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या जो हमारे मसाइल हैं उनके मसाइल हैं क्या। मैंने जो पहले किया, क्या वो बिजली के बिल उनको आते हैं ज्यादा हमारी तरह? क्या सुई गैस उनकी बंद होती है? क्या उनके वो मसाइल हैं, क्या उन्हें लाइनों में लगना पड़ता है? तो बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम तर बातों के बावजूद हमसे मुख्तलिफ हालात में रहते हैं और उनकी मुख्तलिफ सोच है हमसे। तो अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की सोच के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, ओवरसीज में रहने वालों के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो मैं तो उसको ओवरसीज का प्राइम मिनिस्टर कहूंगा, मैं उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूंगा। अच्छा हसन साहब, तो नहीं मैडम शेख देखें, सोहेल साहब जो कह रहे हैं वो एक सच है लेकिन जुज़वी सच है। और दूसरी बात ये कि यहाँ अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो बच्चे, जो फैमिलीज़ के जो लोग, जो रेमिटेंसेस की हम बात करते हैं, वो बिजली का बिल उन्हीं पे पड़ता है अल्टीमेटली। लेकिन जुज़वी तौर पे ये बात बिल्कुल सोहेल साहब की अपनी जगह पे दुरुस्त है, ये एक अपनी जगह पे एक आर्ग्यूमेंट है, ये हतमी आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन डेफिनेटली एक बड़ा सीरियस आर्ग्यूमेंट है ये। अच्छा, उनकी दुनिया मुख्तलिफ होती है, उनकी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ होती हैं, उनका रवैया, उनके मुतालबात, उनकी ख्वाहिशात हम लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं, उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बट यहाँ तो मैंने कंटेस्ट कर रहा, उस्ताद मोहतरम ने जुज़वी तौर पर हाँ कर दी है, ना कर दी है, बल्कि आप बताएं। मैडम शेख, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं होता कि अभी जंज चढ़ी नहीं तो सोहेल वड़ैच साहब ने उसमें रोला डाल दिया है कि ये ओवरसीज़ के पाकिस्तानी है के वज़ीर आज़म होंगे, तो पहले तो इनको ये मुबारकबाद। दूसरी बात ये है मैडम शेख कि अगर उनके हालात हमारे मुताबिक नहीं हैं, अगर उनके हालात हमारे मुताबिक नहीं हैं तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं? पाकिस्तानी तो है ना। और दूसरी बात है उनके रिश्तेदार भी हैं, और तीसरी बात है वो मुल्क से, हमसे जब बात होती है हमसे ज़्यादा दर्द रखते हैं, ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं, ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। और चौथी बात ये है कि
आप डॉलर कर रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो, जो डॉलर भिजवाते हैं मुझे ही भिजवाते होंगे, माना कि मैमल को, मेरा रिश्तेदार मैमल को नहीं भिजवाता होगा, लेकिन मैं तो पाकिस्तान में ही खर्चता हूं ना। तो क्या सुहेल साहब की बात मानकर सबसे पहले उनकी गैस कटवाएं, उनकी सड़कें तोड़ें, उनको लाइनों में लगवाएं, उनकी बिजली बंद करें, उनको भूखा रखें, यूटिलिटी स्टोरों पर लाएं, फिर उनको वोट का हक दें भाई उनको। और आखिरी बात, शेख रशीद साहब का यह दावा जो है, ये दावा मैं नहीं मानता कि 40 से 80 पर फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा और पीटीआई को ज्यादा मार्जिन होगा, इसमें फायदा ज्यादा। ओके ठीक है, अच्छा, ओके ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से ऐड कीजिएगा, बस सुहेल साहब का जवाब लेती जी। दीदी अच्छा अलीना, देखिए मेरा इसके अंदर ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ऑलरेडी वोटिंग राइट तो है ना, क्योंकि हमारे अपने आइन के मुताबिक सिर्फ तरीकाकार नहीं तय किया गया, या तो हमने इंडिया की तरह बैन कर दिया होता कि आप डबल पासपोर्ट नहीं रख सकते, डुअल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, तो डुअल नेशनैलिटी की है इजाजत, चले उन्हें फैसिलिटेट भी कर ले। जो सुहेल साहब की बात करें वो एक मोस्टली अर्बन वोटर जो यहाँ पर भी बहुत होते हैं, वो उस टाइप के लोग बात करें, लेकिन हमारी तो बहुत ज्यादा लेबर क्लास उधर है। मुझे तो ये फिक्र है कि उनको क्या वो जो होस्ट ममालिक हैं क्या वो राइट देंगे, क्या वो उनको ये मैकेनिज्म में उनको पार्टिसिपेट करने देंगे, या सिर्फ यही अर्बन वर्सेस रूरल और एक क्लास डिवाइड वाला ओवरसीज वोट होगा। वो भी हुकूमत को देखना चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें जो बहुत सारे लोग असल में जो ओवरसीज हैं उधर जो बैठे हुए हैं। सुहेल साहब भट्टी साहब कहते हैं अभी बारात आई नहीं, आपने पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के वजीर आजम बना दिए। देखिए गुजारिश ये है कि मैं बड़े दर्द दिल से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ लोग हैं ये बड़े तकलीफ में हैं, तो इनका मजाक ना उड़ाएं कि जी सिर्फ 1 करोड़ जो बाहर बैठा हुआ है वो फैसला कर देगा और उससे स्विंग आ जाएगी और उससे प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। मुझे तो सिर्फ बात यह है कि ये जो 22 करोड़ बेचारे मसाइल का गिरफ्तार हैं इनका ख्याल करें, इनके मुताबिक इनके दुखों का जो हल निकाले, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के शऊर का मुहाफिज हो वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तानियों के जो वो भी हमारे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन वो देखें वो अपने उनको वहां भी हक हासिल है, वहां भी वोट डालते हैं, तो वहां पे उनकी सोच और है, उनके हालात और हैं, उन्होंने वापस बहुत कम नहीं आना है, अक्सर ने वहीं रह जाना है। दोनों तरफ से बड़े तगड़े दलाइल हैं सर। एक काम करते हैं, क्योंकि आज मेरा पैनल डिवाइडेड के ऊपर, तो हम जिनकी बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की अदालत में ये मुकदमा डालते हैं और आप लोग हमें इस सवाल का जवाब दें कि आप क्या समझते हैं इस मामले में। क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक होना चाहिए, जो तरीकाकार है जो हुकूमत प्रोस्पेक्टिवली करने जा रही है कि अलग हल्का नहीं बनाएगी, बल्कि जहां पर आपका हल्का बनेगा, डोमिसाइल बनेगा, वहीं पर आप जाके वोट दे सकते हैं। तो क्या इस तरह से मर्ज करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या समझते हैं बेहतर होगा? छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। खबर यह है कि वजीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा और मुशीरों को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया कि ये जो शर्त है बैरून मुल्क ना जाने की, ये MNAs और MPAs पर भी वजीर आज़म ने लागू की है और अगले 3 महीने के लिए बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। अब अगले 3 महीनों में ऐसा क्या खास होने वाला है, अपने एनालिस्ट से ये भी जानेंगे। और चंद महीनों तक वज़रा के दौरे रोकने से मुल्क को किस हद तक माशी फायदा होगा, 1 से 10 तक रेट करवाते हैं। भट्टी साहब, दारुल हुकूमत में आप बैठे हैं, ऐसा क्या है अगले 3 महीनों में जो बैरून मुल्क नहीं जा सकते? मैडम शेख, ये बहुत मिस कोट हो रहा है। ये असल में हुई बात वो जो मलक अमीन असलम और जरताज गुल की जो लड़ाई हुई थी, या मुबैना तौर पर लड़ाई हुई थी ग्लासगो माहौलियाती वो जो गए हुए थे कॉन्फ्रेंस पर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मलक अमीन असलम साहब अपने अहलो अयाल के साथ पहुंच गए। 16 लोग पहुंचे हुए थे, 14 दिन होटलों में रहे और TADA अलग और सारा कुछ अलग, और उन्होंने जवाब ये पेश किया कि हुकूमत पाकिस्तान का एक पैसा नहीं लगा, लेकिन सूरत हाल ये थी कि वो डोनर्स का पैसा था जो KPK में लगना था, वो इन्होंने ट्रेवल पर उड़ा दिया। तो ये जब काबीना में हुआ तो वजीर आज़म साहब ने सिर्फ ये बात की कि गैर ज़रूरी दौरों पर प्लीज़ ना जाएं, पेशगी इतला के बगैर ना जाएं, मैं भी नहीं जाता, आप भी ना जाएं। इसको इस तरह पता नहीं क्यों लोग ले रहे हैं कि जाने से रोक दिया, कोई अहम अफवाहों की जद में, और पता नहीं कोई अहम चीज़ होने वाली, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मलक अमीन असलम की उन्होंने तारीफ की कि बिलियन ट्री का बड़ा हुआ, और ये ना करें। सर वैसे रऊफ क्लासा साहब ने कुछ दस्तावेजात भी शेयर किए हैं जो बड़े सवालात उठाते हैं, तो उसको भी हम आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे अगर इसके ऊपर कोई हुकूमती वर्जन आता है तो। लेकिन सुहेल साहब, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, क्या इस सिचुएशन को गलत तनाजुर में लिया जा रहा है
या फिर आने वाले 3 महीने? और ये मैडम शेख हर चौथी 5वीं कॉन्फ्रेंस में काबीना मीटिंग में सोहेल साहब को आंसर करने दें कि गैर जरूरी दौरों पे ना जाओ, मत जाओ। परफेक्ट भट्टी साहब, परफेक्ट भट्टी साहब, सोहेल साहब को आंसर करने दें। थैंक यू सोहेल साहब। जी ये देखें, गुजारिश ये है कि ये तो वैसे ही एक जनरल लॉ होना चाहिए कि गैर ज़रूरी दौरों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी दौरे जैसे कि असलम साहब जो गए हैं, वहाँ से बड़ी अच्छी रिपोर्टें भी आई हैं। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर जो हैं उन्होंने तारीफ भी की है कि ये पाकिस्तान का जो कैंप था, जो पाकिस्तान ने वहाँ लगाया हुआ था, उसकी बड़ी तारीफ की कि वहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। तो दोनों तरफ हम सिर्फ एक साइड की चीज स्टोरी ना देखा करें, दोनों साइडों की स्टोरी देखा करें। और दूसरी तरफ ये कि गैर जरूरी दौरे तो वैसे ही नहीं करने चाहिए, और जरूरी दौरे जो हैं वो रोकने नहीं चाहिए। जहाँ जरूरी जाना है उसको रोकना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस पे इतना ही कमेंट काफी है कि गैर जरूरी 3 महीने की जो नहीं सर, ये जो सर 3 महीने की जो डेडलाइन दी है, 3 महीने में क्या है ऐसा? गैर जरूरी तो उसके बाद भी हो सकते हैं ना, अभी 2-2.5 साल हैं हुकूमत के। देखिए 3 महीने इमरान खान साहब 3-3 महीने के करके हुकूमत कर रहे हैं। हर दफा वो 3 महीने का टारगेट देते हैं, कभी लेजिस्लेशन के लिए, कभी अपनी गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, कभी वजीरों को रोकने के लिए। तो 3-3 महीने करके 3 साल हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है इसी तरह वो 3-3 महीने करके चलाते जाएंगे। हसन साहब, स्कूल में हमारे इम्तिहान होते थे ना हर 3 महीने बाद, सेमेस्टर होता है हर 3 महीने बाद। सर ये 3 महीने का टाइम वजीर आज़म ने क्यों दिया है, क्यों इतना हमें? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ भट्टी साहब ने आपका सवाल ही पंक्चर कर दिया है। बाकी आपका सवाल ये है कि माशी फ़ायदा क्या होगा, बैरून मुल्क दौरे कम होंगे तो हाँ, खर्चा बच जाएगा आप लोगों का। और क्या है, भूखे नंगे घरों में यही होता है, छोटी छोटी ज़रूरियात को तजना पड़ता है। और क्या है यार, ये पैटी सा सवाल है, इसको छोड़ें। यहाँ इतना बड़ा बड़ा लतीफ़ा हो रहा है इस मुल्क। जी महमल, क्या सवाल ही पंक्चर हो गया बिल्कुल? कोई इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी कोई कुछ नहीं है? ये जो 3 महीने का वक्त दिया है, मायूब नहीं है? नहीं अलीना, वैसे मेरे ख्याल में ये इस चीज पे डिनायल आ गया, ये जो भट्टी साहब ने बात की है। शायद ये वो तो हुकूमत की तरफ से तो शायद यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से। और जिस तरह वैसे सोहेल साहब ने बात की, वो तो एक क्लाइमेट चेंज की देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक वो थी, उसके अंदर तो पाकिस्तान तो वैसे ही, और खासतौर पे पीटीआई गवर्नमेंट इज वेरी इन्वेस्टेड इन क्लाइमेट चेंज, तो उसके ऊपर पार्टिसिपेशन। लेकिन 16 लोगों को जाना चाहिए था, एहलो अयाल के साथ जाना चाहिए था। अच्छा भट्टी साहब, नहीं मैं एक और चीज वैसे कहती जाऊं, और ये जो चीज और डोनर का पैसा लगाना चाहिए था, जो केपीके के ग्लेशियर पिघलने पर लगना था, वो डोनर का पैसा लगाना चाहिए था। खा पी के बच्चों समेत वहां 14 दिन होटलों में रहना चाहिए था। बच्चों और एहलो अयाल ने कौन सी वहां कॉन्फ्रेंस में जाना था खुदा के लिए? और फिर जो कंफर्म हो गया कि उन्होंने अपनी टिकट्स, बच्चों की टिकट्स के लिए खुद पे नहीं किया था, बाद उन्होंने पे नहीं किया, ये कंफर्म हो गया? वैसे नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स दे ना। नहीं ये डॉक्यूमेंट्स दे, नंबर 1। नंबर 2 डॉक्यूमेंट थे, लेकिन डोनर के पैसे से गए हैं, जो केपीके के ग्लेशियर्स और उन पे लगना चाहिए था। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान के 1 रुपया नहीं लगा, ये तो डबल ज्यादती है कि इसलिए डोनर हमें समझते हैं आप बेईमान है, आप बेईमान है, आप ठीक है सर। महमल दौरों पर उड़ा भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब महमल की बात सुन ले। भट्टी साहब बड़े जोश में आज, भट्टी साहब किसी को बात नहीं करने दे रहे आज। महमल जवाब दिया ही नहीं है। मेरा तो जवाब ये है कि अगर रेट इसको करना हो तो मेरे ख्याल में इसको तो 0 रेट करना चाहिए। इससे थोड़ी इस तरह के वो बच जाते हैं तो मईशत को फायदा, मुआशी फायदा उस तरीके से होता है। ये एक सिंबॉलिक सी चीज है। ये उसी तरह है कि जी गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दे या अस्पताल बना दे या लाइब्रेरी फलाने को बना दे, होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये बातें करने की बात होती है। इन चीजों से थोड़ी आप मईशत को फायदा, आपने अगर मईशत बेहतर करनी है, मुआशी फायदा इस मुल्क को पहुंचाना, तो अपनी पॉलिसीज आपको ठीक करनी पड़ेंगी, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। इसका एक पूरा और चीज होती है, मतलब ये तो बातें करने वाली क्या आपने दौरे रोकने, आपकी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला साल इलेक्शन ईयर आने वाला है, साल 1.5 साल होता ही इलेक्शन ईयर है, तो आप फोकस करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे काम करें। ये क्या है कि आप दौरे करें ना करें, जिस भी वजह से, तो ये तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल 0 रेट करूंगी। ठीक है, 0 रेट करिए महमल। और आपकी क्या राय है, हमें सोशल मीडिया पे कीजिएगा। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।